यासाठी उपस्थित सब टैक्स सेक्रेटरीज और डायरेक्टर और मंच पे विराजमान माननीय रामराज नायक जी, शिवेंद्र सिंह जी और पाटनकर जी, माने जी, अन्य लोग जो उपस्थित है, और सबके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। और आप सबके लिए, क्योंकि जो सभा अगर अच्छी तरह चलेंगे तो प्रेक्षक ऑडियंस का बड़ा जरूरी है। आप सब लोग इतना कोविड टाइम में कष्ट करके इधर आया, तो उसके लिए मेरा तरफ से हृदयपूर्वक धन्यवाद। पहले वक्ता ने बताया था हम किसके लिए आए। मैं जब ये पद ग्रहण किया मई 27, कोविड का भीषण टाइम था। सब लोग हमसे बोल रहा था आप बेंगलुरु में रह दीजिए, क्योंकि उस टाइम हम बेंगलुरु में था, लॉकडाउन टाइम में बेंगलुरु में रह के पूरा नवाज का कार्यकाल संभाल लीजिए। हम बोला कुछ नहीं है, अगर मुंबई में 2 करोड़ लोग जी रहा है तो हम इधर क्यों बेंगलुरु में बैठे। इसीलिए जब फ्लाइट शुरू हो गया तो हम 3 दिन में बॉम्बे आके, उस दिन से मैं अभी तक 6 स्टेट्स में घूम चुका है। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बीसी के माध्यम से हमारा बातचीत हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हमारा 40 मिनट का डिस्कशन हो गया था लास्ट मंथ। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम से हम 3 महीने पहले एक बार 15-20 मिनट का मुलाकात हुआ। और उसके बाद हम योगी आदित्यनाथ जी से केसीआर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर पलानिस्वामी जी, गोवा चीफ मिनिस्टर सावंत जी, गुजरात चीफ मिनिस्टर रूपानी जी और मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर चौहान जी, और सब लोगों से भी हमारा मुलाकात हो गया। और जिधर भी हम गए था, हम सिर्फ एक ही बात बोलता है, कोविड हो ना कोविड हो, लोग का भूख होना ही होना है, कोई इससे बचा नहीं सकते। क्योंकि जैसा भगवत गीता ने कृष्ण भगवान ने बताया था, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण भगवान को आप किधर रहता है, सब लोग पूछना चाहता है, सब भक्त आप किधर रहते हो। बोलता है सब लोग हमारे लिए इधर घूमता है, उधर घूमता है, मंदिर घूमता है, हम एक्चुअली ना इधर उधर ऐसा किधर नहीं, हम हर एक जीवी का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता हूं। मैं हूं जठररस। आप अगर गीता में एक श्लोक पढ़ लिया तो वो देख लीजिए, मैं जठररस, डाइजेस्टिव जूस होता है। जो आदमी के अंदर, जो लिविंग बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको भूख लगना ही लगना है। अगर भूख लगेगा तो उसको खाना चाहिए, खाना के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक कोविड टाइम में एक बढ़िया चीज साबित हो गया, हर कुछ रोक सकता है लेकिन खेती बाड़ी रोक नहीं सकता। में फार्मर्स है तो उस टाइम से भी ज्यादा काम कर रहा था। और हम जब हमारा पद ग्रहण किया था उस टाइम में पहले बार मीटिंग में बताया था, मेरा पूरा विश्वास है खेती का क्षेत्र में तो बढ़ोतरी बहुत हो जाएगा। पूरा फर्स्ट क्वार्टर में -22% हो गया था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट क्वार्टर में भी -10 था, लेकिन खेती का ग्रोथ 4% पॉजिटिव थी। तो ये सब किसका वजह से हो गया? आप सब रैतु बंधु किसान का 50% अभी भी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए, वो एक खास चीज है। और हम सबके इसके लिए आप सबको मैं भी हमारा बधाई देता हूं, क्योंकि ये जमाना में जब लोग ऐसा जीपी जैसा मोबाइल पोर्टेबिलिटी जब आ गया था, सब लोग वोडाफोन से लेके आइडिया में गए, आइडिया से लेके जियो में गए, अभी जियो से लेके दूसरा जगह जा रहे हैं। लेकिन आपका काश्तकार, आपका फार्मर्स आपको छोड़ के गया ही नहीं है, आप अभी भी बहुत सब कर रहे हैं। तो ये सब चीज देखने के टाइम हमें लगता है कि ये प्राइमरी सोसाइटीज, प्राथमिक सहकार संघ जो होता है, वही एक्चुअली कोऑपरेटिव का मूल रूप से वही एक विशेष रोल है उसका। तो ये टाइम में जब हम कर्नाटक में काम कर रहा था, कर्नाटक में भी बहुत बड़े 4000 सोसाइटीज था पूरा स्टेट में, आप कहते हो 21,000 है, लेकिन 4000 सोसाइटीज में हमने चुन चुन के कुछ 350-400 2 साल में हम सबको ऐसा ही स्कीम है। उस टाइम हमारे दूसरा स्कीम में तो हम कर दिया था, हर एक सोसाइटी हमसे 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ भी लिया था।
और आप कुछ जगह गया तो अभी आप कावेरी रिवर का बारे में मालूम होगा, तलकावेरी दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कावेरी का, जैसा इधर हमारा महाबलेश्वर कहते हैं, उसका नीचे एक भागमंडला करके एक पैक्स है। वो पैक्स का उस टाइम देखा तो पुराना बिल्डिंग, वो कब का है, ब्रिटिशर्स टाइम का बिल्डिंग था, लेकिन वो बोलता है अरे अभी सब हम नया नया करने का क्या करेंगे, तो आप इसे लीजिए। हम उस टाइम दिया था उसको 1 करोड़ और उसके साथ साथ 50,000 रुपए का इनाम भी दिया था उसको उस टाइम। और 2-3 साल के बाद हम जब हेड ऑफिस मैनेजमेंट उधर गए तो एक्चुअली हम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो भागमंडला पैक्स अभी फॉरेन बैंक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नया पैक्स में एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम है, छोटा सा एक बोर्ड रूम टाइप है, देन सीईओ का रूम है, देन सबके साथ लाकर फैसिलिटी भी है। तो उसका से जो 50,000 हम दिया था उससे एक्चुअली वो लाकर खरीद के रख दिया था, और उसके साथ हमारा पैसा से ना केवल ये बिल्डिंग बनाया, एक गोडाउन भी बनाया था। ये गोडाउन का माध्यम से वो उधर कॉफी और पेपर लवंग का ट्रेड भी करना शुरू किया। उसको एक्चुअली उसका एक क्रेडिट भी देने लगा। तो वो जब मैं गया तो बोल रहा था साहब आप इस टाइम जब बता रहा था हमें समझ में नहीं आता इससे वजह क्या फायदा होता है। अभी हमारा बैंक का 12 लाख रुपया, ये सोसाइटी का 12 लाख रुपए का मुनाफा होता है सिर्फ ये पेपर का ट्रेडिंग और कॉफी का ट्रेडिंग, और उसको हम जो क्या फैसिलिटी देता है उसका एग्नेस्ट मनी है, लोन एग्नेस्ट गुड्स उसके लिए देता है, कैश क्रेडिट है। तो बोलता है इतना हमारा फायदा हो गया। अभी जो लोग हमसे छोड़ के जा रहा था, सिर्फ फार्म को इनपुट सप्लाई करके फार्म का प्रोक्योरमेंट भी करके ये सब कर दिया और प्रोसेसिंग का भी कर दिया, तो बहुत कुछ होता है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आ गया है उधर है, तो मिनी प्रोसेसिंग मिल्स आल्सो भी लोग कर रहे हैं। इट इज सिर्फ ये गोडाउन का ही नहीं है, मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज लगा जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट के मार्केट तरफ देखता है तो कैसा भी कोई भी आके खरीद लो, लेकिन उससे भी अच्छा है ये फार्मर ने मार्केट सेंट्रिक प्रोडक्शन, क्लाइंट सेंट्रिक प्रोडक्शन। अगर ये ग्राहक को क्या चाहिए अगर उसको प्रोड्यूस किया तो आज का दिन बहुत सारा मुनाफा हो रहा है। तो ये सिलसिले में मुझे लगता है आज का दिन ये बैंक का और टैक्स का भी एक जिम्मेवारी और भी बढ़ गया, और वो लोग बिल्कुल फार्मर को मार्केट रिलेटेड करके क्या प्रोड्यूस करने का, कैसा करने का अगर जानकारी भी दे दे, उसका तरफ से स्कीम्स भी बना दे और उसका तरफ से दे दो। और लॉन्ग टर्म लोन्स देने का है तो आज का दिन में भी सबसे सस्ता लोन्स नाबार्ड दे रहा है LTRCF, ये बैंक में भी अच्छा फायदा होता है। LTRCF 2.75% में दे रहा है, 2.9%, और आज का दिन नॉर्मल लोन भी इतना कम कर दिया। तो मेरा एक उम्मीद है आने वाले दिनों में हर एक टैक्स अपना पोर्टफोलियो में कम से कम 35 to 40% लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको आने वाला 7 साल 8 साल में बहुत सा फायदा भी होता है। और इधर रिकवरी 90, 99%, 100% हो गया तो शायद आपका पैसा वापसी ना आने का कुछ चांस ही नहीं है, उसका वजह से फायदा भी है। और उसके साथ क्या होता है, एक बार अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो क्रॉप लोन्स भी और भी बढ़ जाएगा, तो ये भी एक चीज है। और तीसरा, अभी हमारा पूरा पहले वाला मीटिंग में जिक्र किया था इंटरेस्ट सबवेंशन का, हमें तो यूनियन गवर्नमेंट से ऑलरेडी लिख चुका है इंटरेस्ट सबवेंशन को थोड़ा अमाउंट बढ़ा दो, और ये लिमिट भी 3 लाख से लेके 5 लाख करो। ये होता है नहीं होता है सिर्फ फरवरी 1 तारीख पता चलेगा, लेकिन हमारा कोशिश जारी है, क्योंकि कितना फायदा हम किसान को दे सकते हैं और किसान के थ्रू ये टैक्स को और कोऑपरेटिव बैंक को दे सकते हैं। ये सभी चीज हम हमेशा उसके लिए करते हैं। और दूसरा चीज है एक टैक्स का एक रिपोर्ट बनाने का, कुछ अगर नया रिपोर्ट बनाने का, हर एक टैक्स के लिए 20,000 रुपया रिपोर्ट बनाने का भी हमने कुछ ऐसा स्कीम बनाने का कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो आप किसी कंसल्टेंट से या मैथमान से लेके आप कर दीजिए, वो पैसा हम बेयर करेंगे। वो एक है। और तीसरा एक सरकारी मैगजीन करने का हमने कुछ पैसा दिया था 1 लाख रुपया, क्योंकि सरकारी मैगजीन लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह जिधर भी जाएगा लोगों को जानकारी होने का आज का दिन क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग मोबाइल में देखते हैं लेकिन सरकारी न्यूज ज्यादा मोबाइल में नहीं आता है, तो उसका वजह से एक किताब में होना बड़ा जरूरी है सरकारी। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द कंप्यूटराइजेशन।
और अभी हम देखा है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से बैजनाथ कंपनी आके भी आगे अभी 16 ईयर्स हो गया। अगर वो दिन लड़की पैदा होता, अभी पैदा नौजवान होते, लेकिन हमारा कोऑपरेटिव जो बैजनाथ के बाद ज्यादा चेंजेस हुआ ही नहीं, क्योंकि जो अच्छा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, जो नहीं है तो फिर वापस बीच में थोड़ा अच्छा हो गया, फिर अगेन वापस चले गया। लेकिन ये सब देखने का टाइम हमें ऐसा लगता है, चलिए पूरा जड़ एक कोऑपरेटिव्स का, नॉट सतारा का है, लेकिन इन जनरल इंडिया का कोऑपरेटिव्स का थोड़ा एक्टिविटीज में इतना ज्यादा बढ़ोतरी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइमरी सोसाइटीज में अकाउंटिंग सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। प्राइमरी सोसाइटी में बुक क्लोजर का ही प्रॉब्लम है, प्राइमरी सोसाइटी में इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, प्राइमरी सोसाइटीज में एक चीजों का, क्योंकि एक अलग सा एक सिस्टम है। एक्चुअली कमर्शियल बैंक का ब्रांच नहीं है जिधर ऊपर से लेके नीचे तक सबको एक ही अकाउंटिंग होता है, क्योंकि इसका अकाउंट उसका वजह से अभी हमने कंप्यूटराइजेशन कर दिया था। अभी हम देखा था बहुत सा स्टेट्स कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना का और उत्तराखंड का हम देखा है, दोनों में पूरा ERP बेस्ड कंप्यूटराइजेशन हुआ है। और उधर क्या होता है, हर एक दिन रात 12 बजे जब कंप्यूटर का डेट चेंज होता है, 0000 होता है, वो टाइम अकाउंट क्लोज होता है। तो उसका वजह से क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाता है, क्योंकि आज का दिन कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया और उसका वजह से होता है। क्योंकि अगर गवर्नेंस का अच्छा तरह होने का है तो पहले उसका अकाउंट्स भी प्रॉपर होने का, तो यही उद्देश्य हमने एक्चुअली टैक्स कंप्यूटराइजेशन का कर दिया। पहले अगर 3 साल पहले ये टैक्स कंप्यूटराइजेशन यूनियन गवर्नमेंट ने 1700 करोड़ की एक स्कीम अप्रूव किया, लेकिन कुछ कारण का वजह से वो अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी हम परस्यू कर रहे हैं। अगर ये बजट में अगर वो आ गया तो पूरा सबको पैसा मिलेगा, मैं ये नहीं बता, लेट अपना अपने जितना हो सके, क्योंकि 5 करोड़ में अगर हम तेलंगाना मॉडल देख लिया तो 5 करोड़ में शायद 600 टैक्स का कंप्यूटेशन। अगर आपका बैंक अगर थोड़ा पैसा अपने आप कर लिया तो वो हमने स्टेट के लिए बनाए, लेकिन इतना बढ़िया बैंक के लिए हम ऐसा थोड़ा और भी कुछ करके कुछ पैसा देंगे, लेकिन पूरा 900 बैग्स का पैसा एक प्लेटफॉर्म में बना दीजिए। क्योंकि हम सोचता है कि अगर आप सतारा जिला में एस्टैब्लिश किया तो शायद बाद में ना एंटायर महाराष्ट्र अपना हो जाएगा। तो ये एक चीज है। तो इसमें हमें तो देखा था किधर आपका बैंक वाला ने उधर जाके देखने वाला है, आप तेलंगाना में जाके देख के देख लीजिए, क्योंकि उसका वजह से क्या हो गया, बहुत सा फायदा हो गया। और देश में पहली बार 5 करोड़ कल हमने तेलंगाना का रिलीज भी कर दिया। और तो पैसा का कमी नहीं है, लेकिन एक करने का भी कमी रहता है। तो मुझे लगता है आपका बैंक लीड ले रहे महाराष्ट्र में, आपका पूरा बैंक को एक सॉफ्ट प्लेटफॉर्म में लेके आइए, तो देन ये एक सबके दिक्सूची बन जाएगा। उसका वजह से सब लोग देखता है अच्छा शायद ऐसा होगा तो हर जगह यही काम हो सकता है। डीबीटी जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, आज का दिन टैक्स का तक नहीं आता, एक्चुअली वो सिर्फ सीसीबी तक आता है। अगर टैक्स का तक आके ग्राहक को अगर आपके पास अकाउंट है उसमें ही करने का है तो एक इंटरफेस लगाकर अगर ये कंप्यूटरीकरण कर दिया तो आपको डायरेक्टली फार्मर को भी अब पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने का मिलता है, अदरवाइज वो रिपे करने का भी कर भी सकते हैं। तो ये सब चीज देखने से हमें लगता है ना आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना आ गया, क्योंकि कोऑपरेटिव्स 2 क्राइसिस 2 पैंडेमिक्स देख चुका है। कोऑपरेटिव्स 1920 का पहले भी गठन हो गया और 2020 ये दोनों का बीच में 2 बार पैंडेमिक आ गई। एक बार फ्लू आ गया, उस टाइम जैसा आंकड़े बताता है उस टाइम कम से कम इंडिया में आई थिंक 7 करोड़ लोग मर गए 1920 में। और आज का दिन हमारा अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज आर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की अलर्ट का वजह से बहुत कम लोग मर गया, लेकिन एक क्राइसिस का वजह से क्या हो गया, सब लोग घर में बैठ के पूरा देश को नुकसान हो गया, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिविटी बंद हो गया, उसका वजह से ये हो गया। लेकिन ये टाइम में भी कोऑपरेटिव बैंक्स अपना बिजनेस को कायम करके कोऑपरेटिव बैंक में बिजनेस कर लिया। और जैसा अभी हम सुन लिया था पहले
बट ऑलरेडी कोविड टाइम में भी 750 करोड़ का बिजनेस कर दिया, 13,000 करोड़ का हो गया और लोन का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है दैट कोविड का भूत शायद हमारा पीछे चले जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन है तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, 16 तारीख से शुरू हो गया। मुझे लगता है भाई अप्रैल एंड शायद हमारा जैसा लोगों को भी अपना आपका घर में आके वो कोविड इंजेक्शन देगा। अगर वो हो गया तो लोग अपना मास्क निकाल के खुलेआम काम कर सकते हैं और वही टाइम अगेन हमारा रिकवरी बहुत होता है। तो उसका वजह से मुझे लगता है आने वाला साल इज गोइंग टू बी वेरी बिग काइंड ऑफ ए बिजनेस इंडिया, क्योंकि हर एक आंकड़ा वर्ल्ड बैंक से लेके हर एक एस्टिमेशन होता है आने वाले साल इंडिया का ग्रोथ रेट कम से कम मोरओवर 2025 या 26 तक अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इंडिया होने का तो एग्रीकल्चर भी उसके साथ साथ ग्रोथ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अंग है उसका। 15% हिस्सा अगर एग्रीकल्चर का है तो ये 15% भी ऐसा ना आज का दिन 2 ट्रिलियन वाला में अगर 5 ट्रिलियन हो गया तो 2 गुना या 3 गुना वो बढ़ना पड़ता है। तो उसका वजह से एग्रीकल्चर का भी हिस्सा बहुत बढ़ता है। जब एग्रीकल्चर का हिस्सा बढ़ता है हमारा कोऑपरेटिव्स का भी ग्रोथ और कोऑपरेटिव्स का लोन्स भी बढ़ता है। तो इसका वजह से मैं पहले मीटिंग में बताया था, मेरा पूरा उम्मीद है 2022 मार्च 31 जब ये बैंक बैलेंस शीट क्लोज करता है, ये बैंक कम से कम 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा और अगर वो 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा आपका भी ऐसा ही बढ़ जाएगा। तो अगर ये सब देखने से हमारा दिया मैं पद ग्रहण करते ही बोला था हम इस बार 6.5 लाख रीच करेंगे, यानी लोगों का थोड़ा उम्मीद भी कम हो गया, अरे इतना पैंडेमिक है कोई बाहर से निकलता है। लेकिन दिसंबर 31 तक हम ऑलरेडी 5,90,000 करोड़ क्रॉस हो ही गया। तो सिर्फ दिल्ली अभी ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ अभी 60,000 करोड़ है और हमारा पूरा उम्मीद है अगर नभा इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर जा रहा तो कोऑपरेटिव सेक्टर भी उतना कॉन्फिडेंस से ही बढ़ता ही जाएगा। तो मेरा पूरा उम्मीद है आने वाले साल, ये साल है तो कैसा भी हम खींच लेंगे, लेकिन आने वाला साल इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक ईयर। और मुझे लगता है बाय द टाइम आप सब ने ये पैक्स का मैक्स अगर लेके उसका एक नया चीज बनाने का शुरू कर दिया, गोडाउन बना दो, कोल्ड स्टोरेज बना दो, प्रोसेसिंग यूनिट्स बना दो, लॉजिस्टिक्स का कर दो, फार्म मैकेनाइजेशन का कर दो, कुछ भी करे उसका वजह से आपका मुनाफा होता है रहता है। क्योंकि जब इकोनॉमी 10% ग्रोथ होता है तो हर एक चीज के ऊपर 20% का डिमांड बढ़ जाता रहता है, क्योंकि सब लोग खरीदना चाहते हैं। तो वही चीज है हम तैयार होने का आने वाले दिनों को, आने का दिन में देन हम कैसा आज का दिन तैयार होने का। तो बैक्स टू मैक्स है एक आने वाले अभी तक है तो जब हम पूरा कोऑपरेटिव की हिस्ट्री पढ़ रहा था पहले पैक्स कैसा भी आ गया, लेकिन 1967 में एक बार एनसीडीसी ने हर एक पैक्स को गोडाउन बना के एक बार पैसा दिया था, लेकिन उसके बाद ये पिछले 50 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 50 बैंक से हमारा कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से हमारा फ्रेंडशिप ज्यादा है। लेकिन तो आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव शुड अगेन रीगेन मिनिमम 25% ऑफ द शेयर। अगर ऐसा है तो हम एक्चुअली अभी ये सरकार साहब को बता रहा था, अगर 30 लाख जिले का लोग में 20 लाख अगर ये बैंक से जुड़े हुए तो ये बैंक का 75% शेयर होने का, लेकिन अभी 50% है। तो मुझे लगता है अभी से आप सब लोग दौड़ के 70% को रीच होने का काम करेंगे। और जैसा पहले हमारा टैक्स सेक्रेटरी भी जिक्र कर रहा था मैडम जी और दोनों भी, दैट कैसा नया चीज करने का क्या उम्मीद है, हमारा जितना भी क्षमता है हम करेंगे, जितना कंसेशन लॉस देने का देंगे। और मार्केटिंग नेटवर्क आपने जिक्र किया था, वो कैसा करने का अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि कैसा एक्चुअली उसका एक रूप देने का टाइम लगता है। वो एक ऑल द एफपीसीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया था। वो ऑलरेडी आई थिंक 30 करोड़ का कुछ बिजनेस का दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू इट। और मुझे लगता है हर एक जगह में वैसा ही चीज रहेगा, क्योंकि जो सातारा का, जो महाराष्ट्र का जो खास चीज होता है
वो दूसरा जगह बनता है नहीं, सिर्फ इधर ही बनता है। तो उसका वजह से वो चीज खास तरह से बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, अच्छा तरह पैकिंग करना, अट्रैक्टिव बनाना, अगर ये सब कर लिया तो आई थिंक मार्केट अपने आप हमारे पास आता है। आज का दिन मार्केट क्या है, मार्केट इज थ्रू द वेब। और मार्केट आप देख लीजिए, रिलायंस वाला कल का न्यूज अगर देख लीजिए, रिलायंस मार्ट पूरा किराना वाला इसके थ्रू भी रिलायंस मार्ट का चीज आपके पास पहुंचा सकते हैं। आपका नजदीक वाला किराना शॉप जैसा आपने वेब में ऑर्डर किया तो वो किराना शॉप वाला आपको डिलीवर करेगा, जैसा अभी दूसरा कर रहा है। तो आप भी अगर करने के तो ऐसा कुछ चीज, अगर पूरा 950 पैक्स, अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास, ये कुछ भी कर दिया तो नजदीक वाला पैक्स में उसको डिलीवर करेगा, नजदीक वाला पैक्स उसको प्रोक्यूर करेगा। ये सब चीज आने वाले दिनों में अगर हम माने या ना माने, लेकिन ये होना जरूरी है। पूरा दुनिया चेंज हो गया। कोविड का 9 महीने में पूरा दुनिया का थिंकिंग भी अलग सा हो गया। तो मुझे लगता है हम भी ये नया थिंकिंग के साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी बदलना बड़ा जरूरी है। और मेरा पूरा उम्मीद है इतना बढ़िया डिस्ट्रिक्ट, इतना बढ़िया लीडरशिप और इतना बढ़िया ऑडियंस आप सब टैक्स सेक्रेटरीज होने के वजह से आप एक नया दिशा में आप जाएंगे और ये सब चीजों में नाबार्ड आपके साथ रहेंगे। तो मेरा बोलने के आत्मनिर्भर पैक्स होता है, आत्मनिर्भर सातारा सीसीडी, आत्मनिर्भर सातारा सीसीडी होता है, उसके पीछे होता है आत्मनिर्भर नाबार्ड। तो हम सब ये उम्मीद के साथ अगले साल के लिए और भी बढ़िया काम करने का कोशिश करें। धन्यवाद। बार एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का रूप से मैं आ गया, तो आज सातारा में आ गया और ये खुशी का बात है। ये बैंक बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इसका ये लोगों से इतना जोड़ के काम कर रहा है, तो उसका वजह से हम सोचता था ये बैंक में जितना बेस्ट प्रैक्टिस है ये पूरा दुनिया में भी लेके जाना है। इसका वजह से हम ये पहला विजिट एक्चुअली सातारा में किया और ये कोऑपरेटिव बैंक का ये हमारा उम्मीद है। कोऑपरेटिव बैंक एक कृषि ऋण का विभाग में बहुत बड़ा रोल है उसका, लेकिन आज का दिन सातारा को छोड़ के पूरा इंडिया में तो उसका थोड़ा धीमी हो रहा है। तो उसका वजह से हम सोचा था ये कोऑपरेटिव बैंक्स का फिर रिवाइव करने का, उसका लोन का प्रोडक्ट्स को रिवाइव करने का हमारा तरफ से पूरा कोशिश चालू किया और ये माध्यम से हम बहुत सा कुछ नया स्कीम्स भी लेके आया था। एक कंसेशनल लोन फॉर द वाटर शेड्स वो कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सा हिस्सा ले रहा है और मे बी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी है। और हमारा एक एडिशनल एससीओ का एक माध्यम से आज का दिन कोऑपरेटिव बैंक को बहुत सा मुनाफा हो रहा है। हमें तो इतना कंसेशन का रूप से उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसका वजह से ये हमारा पूरा उम्मीद है कोऑपरेटिव बैंक अपना भी निभाएंगे और किसानों को जितना भी कर्ज चाहिए तो वो देता ही रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक नया स्कीम है कोऑपरेटिव्स का रिवाइवल के लिए, प्राइमरी सोसाइटीज़, प्राथमिक सहकार संघ होता है उसके लिए हमने ये पूरा एक नया स्कीम शुरू कर दिया था, प्राइमरी सोसाइटीज़ टू द मल्टी सर्विस सेंटर्स। तो उसका वजह से क्या हो रहा है दैट ये स्कीम अभी हम सिर्फ इफेक्टिव रेट 1% इंटरेस्ट में ये स्कीम लागू है और उसका वजह से हमारा उम्मीद है ये साल में हमने कम से कम 10,000 पैक्स को पूरा इंडिया में करेंगे, लेकिन अभी तक 5,000 पैक्स का तो ऑलरेडी आ चुका है। और ये हमारा खुशी का बात है, ये सातारा डिस्ट्रिक्ट में 950 पैक्स में बहुत सा पैक्स बहुत अच्छा चल रहा है। वो सब भी ये स्कीम में हिस्सा लेने का अभी बहुत सा उत्साह है और उसका वजह से हम सोचता है दैट नाउ ये स्कीम का और भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और हमारा तरफ से हम कितना भी पैसा देने का तैयार है। और इसका वजह से कोऑपरेटिव्स का बहुत विशेष रूप से एक किसानों का नाता और भी बढ़ जाएगा। और वही चीज़ है, हमें लगता है दैट कोऑपरेटिव्स हैव टू reinvent themselves and again become the primary lending institutions for this agriculture.